नमस्कार विद्यार्थियों, जय सिया राम, जय हनुमान। तो आज हम इस अपने ज्ञान गंगा सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कल ही आपसे वादा किया था कि मैं जो है अब एक सीरीज लाऊंगा जो कि नॉलेज से संबंधित होगी। अब ऐसा है कि ये एक ज्ञानवर्धन की बातें हैं। चूँकि आप ये जानते हैं कि पढ़ाई के अलावा कुछ अन्य बातें भी हैं जो सब्जेक्ट से बाहर की हैं। तो मैं इस चीज़ के माध्यम से आपको अतिरिक्त नॉलेज प्रदान करूंगा। जो वर्तमान में कुछ हो रहा है उसके साथ साथ हम जीएस को करते चलेंगे कनेक्ट। हाँ, इसका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से है, लेकिन आप इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद ही समझ पाओगे कि आप इससे कितना फायदा पाते हो अपने परीक्षा के लिए। बाकी तो एंशिएंट हिस्ट्री क्लास जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। आपको ये हमारी ज्ञान गंगा सीरीज की जो आज शुरुआत हुई है, ये क्लासेज आपको 8 बजे प्राप्त हो जाएंगी। तो 8 बजे आप जरूर इसको देखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें, मेहनत करें, क्योंकि लगातार अथक प्रयास हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। तो अवॉइड मत कीजिए और जो भी पढ़िए लिखते रहिए, ठीक है, गंभीरता के साथ चलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं। जो आपके लिए ये जो दिख रहा है आपको गिद्धों का रेस्टोरेंट, ये अपने आप सुनने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि अभी तक इंसानों के लिए सुना था रेस्टोरेंट, ये गिद्धों के लिए कहाँ से आ गया रेस्टोरेंट। ठीक है, तो गिद्धों के लिए अगर रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो ये क्यों है, क्योंकि हाँ इतना तो उन बच्चों को आभास हो गया होगा जो इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत जानते हैं कि चूंकि गिद्ध एक संकटापन्न प्रजाति है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है। अगर इसको बचाया नहीं गया तो ये शायद फूड चेन से ही गायब हो जाए, यानी खाद्य श्रृंखला से ही गायब हो जाए। और गिद्ध अगर फूड चेन से गायब हो गए, वेनिश्ड हो गए, तो आप समझिए हमारे जो है गिद्धों का समाप्त होना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मानव जीवन को भी प्रभावित करेगा। तो इसीलिए हमने आपके लिए जो ज्ञान गंगा की सीरीज की है गिद्धों का रेस्टोरेंट, ये कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है इस वर्ष जनवरी में ही। तो पूछेंगे सर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड ने गिद्धों को जो है उचित और अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो है कोडरमा में गिद्धों के लिए एक रेस्टोरेंट खोलने का ऐलान कर दिया था जनवरी में, और ये साथ खुल भी गया है। इसमें गिद्धों को जो है उचित प्रकार से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहोगे सर उचित प्रकार से भोजन क्यों, गिद्ध तो वैसे भी इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं, कहीं से भी वो अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो कहीं से भी भोजन ग्रहण करते हैं, यही तो समस्या आई। क्योंकि गिद्ध जो खत्म हुए, उनके खत्म होने का रीजन क्या है, जो खत्म होने के कगार पे पहुंचे उसका रीजन क्या है अभी आप देखेंगे। तो उसका रीजन था, ये ध्यान रखेंगे, तो ये झारखंड, तो उसका रीजन क्या था मैं आपको दिखा दूं। उसका रीजन था ये डाइक्लोफेनिक। ये डाइक्लोफेनिक नाम की दवा है, डाइक्लोफेनिक। ये डाइक्लोफेनिक जो है, ये जो भी जानवरों को दर्द निवारक दिया जाता है, पेन किलर, ये उसमें होता था। तो जब ये जानवरों को हम दवाएं देने लगे डाइक्लोफेनिक नाम की दवा, तो जब वो जानवर मरते थे, तो जब गिद्ध इनको खाते थे, तो इन डाइक्लोफेनिक का असर गिद्धों की किडनी पर बहुत तेजी से हुआ और गिद्ध खत्म होना शुरू हो गए। इस पर ध्यान बहुत देर में गया। ध्यान देर में इसलिए गया क्योंकि जब गिद्धों की संख्या, जब आईयूसीएन, बताते हैं आईयूसीएन क्या है, आईयूसीएन ने जब इस बात को जब गिद्धों को इंडेंजर्ड लिस्ट में डालना शुरू किया, तब सरकार का ध्यान गया कि भैया गिद्ध खत्म हो रहे हैं। तो शोध हुआ, शोध के बाद यह सामने आया कि गिद्धों पर इस डाइक्लोफेनिक दवा का असर बहुत तेजी से हुआ है, जिससे उनकी किडनी डैमेज हुई और इस डाइक्लोफेनिक की वजह से गिद्ध खत्म होने लगे। तो गिद्ध के जो भोजन है उसी में समस्या आ गई, क्योंकि आजकल जानवरों को इतनी दवाएं दी जाती हैं उनको केमिकली ग्रो करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस केमिकल का असर गिद्धों पर विपरीत पड़ा है। इसीलिए गिद्धों को बचाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहल किया था। जरा ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज में, सब नोट करते चलेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे, सब नोट करते चलेंगे आप लोग, एक एक लाइन, मेहनत कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज में एशिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर खोला है। क्या? वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, गिद्ध प्रजनन केंद्र, गिद्ध प्रजनन
और संरक्षण केंद्र, भाई इंग्लिश में कहते हैं वल्चर प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन सेंटर। ठीक है, तो ये वल्चर कंजर्वेशन जो है सेंटर, वल्चर प्रोटेक्शन जो कंजर्वेशन सेंटर है, ये कहां खोला गया? महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश का पहला है ये, सॉरी उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे एशिया का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र, यानी कि वल्चर रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन सेंटर, वो यूपी के महाराजगंज में खुला है। और मैं ये जो बता रहा हूं, गिद्धों को उचित अच्छा भोजन दिलाने के लिए, ताकि उन पर इस तरह के भोजन ना जाएं जिसमें तमाम तरह की दवाइयां मिली हों, शुद्ध प्रकार से भोजन देने के लिए ताकि वो सुरक्षित रहें, झारखंड सरकार ने भी गिद्धों को बचाने के लिए पहल किया है। और कहां किया है? ये पहल शुरू हुई है, आपके समझें कहां? झारखंड में। कहां? कोडरमा में। झारखंड के कोडरमा में ये पहल शुरू हुई है, ध्यान रखेंगे। कहां? कोडरमा में। अब जरा आप बताएंगे कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा, अरे भैया छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड का एरिया, जिसे कि भारत का रुर प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का रुर प्रदेश कहते हैं, जो कि खनिजों के लिए फेमस है। तो इसे भारत का, क्योंकि रुर जर्मनी में है और जर्मनी का रुर जो है खनिजों के लिए फेमस है, उसी प्रकार झारखंड के अंदर फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार भी खनिजों के लिए फेमस है। और उसी छोटा नागपुर के पठार के आसपास कहीं ना कहीं कोडरमा है। कोडरमा भी अभ्रक के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? अभ्रक, जिसको आप लोग माइका कहते हैं, माइका। यहां एक विशेष प्रकार का अभ्रक पाया जाता है जिसे कहते हैं रूबी अभ्रक। क्या बोलते हैं? यहां एक विशेष प्रकार का अभ्रक पाया जाता है जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसी कोडरमा में झारखंड सरकार द्वारा गिद्धों के लिए एक रेस्टोरेंट मतलब खोला गया है। रेस्टोरेंट का मतलब है वो ऐसी जगह है जहां पर गिद्धों को जो भी मांस मिलेगा उसमें दवाइयों की मात्रा थोड़ी कम होगी, ताकि कम क्या मतलब दवा होगी नहीं, ताकि उनकी संख्या में वृद्धि और उनके स्वास्थ्य पर असर खराब ना पड़े। क्योंकि गिद्धों को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं पूछूं कि गिद्ध खाद्य श्रृंखला में कहां आते हैं, तो आपको पता है खाद्य श्रृंखला क्या होती है। जैसे खाद्य श्रृंखला में आप देखेंगे पहले आएंगे उत्पादक प्रोड्यूसर, उसके बाद फिर कौन आता है? उपभोक्ता, कंज्यूमर, जिसे आप कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, उपभोक्ता के बाद आता है, ये प्रथम उपभोक्ता है, ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, यानी सेकंड कंज्यूमर, उपभोक्ता। फिर आता है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग फूड चेन में ये देखते हैं कि उत्पादक मतलब हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, और इन पौधे को जो खाते हैं वो उपभोक्ता होते हैं, प्रथम श्रेणी वाले उपभोक्ता। नहीं, जितने भी शाकाहारी होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, और जितने भी मांसाहारी हैं मतलब जो इन शाकाहारियों को खाते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ठीक है, और तीसरे श्रेणी में वो आते हैं जो इन मांसाहारियों को खाते हैं। ठीक है, उनको थर्ड श्रेणी में। तो गिद्ध जो है, जैसे गिद्ध हुआ, ठीक है, तो ये गिद्ध हुआ, ये आपके ये सब आते हैं किसमें? तृतीय श्रेणी में आते हैं, थर्ड श्रेणी में आते हैं, तृतीय श्रेणी में। तो ध्यान रखेंगे, तो गिद्ध का फूड चेन में बड़ा रोल है, ये थर्ड में आता है। और आपको पता है फूड चेन में अगर किसी भी लेवल पर डिस्टरबेंस हुआ, अगर पौधे खत्म हो गए तब भी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, हिरन भी खत्म हुआ तब भी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, शेर खत्म हुआ तब भी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गिद्ध का भी फूड चेन में बड़ा रोल है। ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, याद रखना, थर्ड स्टेज के कंज्यूमर हैं गिद्ध, ये थर्ड स्टेज पे आते हैं। और अगर ये कम हुए तो आप समझ रहे हो कि इन्वायरमेंट में ये एक प्रकार से सफाई का काम करते हैं। जितने भी जानवर मर जाते हैं, जो मरने के बाद हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणु पैदा होते हैं, ये उनको खा के खत्म कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे द्वारा जानवरों को जो दवा दी जाती है, उस दवा में डाइक्लोफेनिक जो दिखाया वो मिलता है, और इसका गिद्धों पर इतना बुरा असर हुआ कि गिद्ध खत्म होना शुरू हुए। ठीक है, तो आप एग्जाम की दृष्टि से क्या ध्यान रखेंगे कि अभी जो है जो है एशिया का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश महाराजगंज में है।
और अभी जनवरी 2024 में, जिसके लिए मैं टॉपिक शुरू किया हूं, जनवरी 2024 में झारखंड में क्या खुला? झारखंड में गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट बनाया गया। कहां? कोडरमा में। और ये जो कोडरमा है, आप ये ध्यान रखिए, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है कोडरमा में। और अभ्रक को माइका बोलते हैं। और कौन सा अभ्रक मिलता है? यहां पर मिलता है रूबी अभ्रक। कौन सा अभ्रक? रूबी अभ्रक। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातों को हमने समझा। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गिद्धों को IUCN ने जो है संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल दिया है। अगर नहीं बचाए गए तो खत्म हो जाएंगे। तो सवाल है, ये IUCN होता क्या है? IUCN होता क्या है? देखिए, IUCN एक बुक जारी करता है जिसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। अब जरा देखिए क्या है। रेड डाटा बुक में कुल 9 कैटेगरी बनाई जाती हैं। देयर आर 9 कैटेगरी अंडर रेड डाटा बुक। इस 9 कैटेगरी में डिसाइड किया गया है कौन सा इंडेंजर्ड है, कौन सा लिस्ट इंडेंजर्ड है, कौन सा मोस्ट इंडेंजर्ड है। जैसे आप देखना चाहो तो इसमें आपको मिल जाएगा कि आप देखिए, अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे कि IUCN की स्थापना कर जाना चाहिए। तो 1948 में यह बना था। ध्यान देंगे, मेहनत कीजिए और समझिए हर बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एग्जाम की तरफ ही जा रहे हैं। 1948 में स्थापित हुआ था IUCN। और इसका मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड के ग्लैड। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। GLAND होगा, ग्लैंड में होगा। ठीक है, देख लेंगे, ग्लैंड है, वैसे स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। और ये 1948 में बना। देखिए, ये करता क्या है? ये प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है। मतलब ये नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। किसके? वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के। जो भी इंग्लिश मीडियम के ध्यान दे, इट हैज बीन मेड टू कंजर्व द नेचुरल स्पीसीज एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये काम करता है, ये चेक करता है कि कौन कौन से जीव जंतु सुरक्षित हैं, कौन कम सुरक्षित हैं। तो पता है, इसके लिए जो है इस IUCN ने कुल मिलाकर के 9 श्रेणियां बनाई हैं। यानी कितनी? 9 कैटेगरी बनाई है। ध्यान रखिएगा, कितनी कैटेगरी? 9 कैटेगरी बनाई है। 9 में होता है विलुप्त, जिसको कहते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब कोई भी, अगर ऐसी कोई प्रजाति जो बिल्कुल विलुप्त हो जाए, ऐसी कोई प्रजाति जो बिल्कुल विलुप्त हो गई है, अब वो दिखती ही नहीं है, उसे हम बोल देते हैं एक्सटिंक्ट। उसको EX से दिखाते हैं। रेड डाटा बुक में उसको किससे दिखाते हैं? EX से दिखाते हैं। वन से विलुप्त, ऐसी प्रजातियां जो वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कहां मिलेंगी? चिड़ियाघर में। जो वन से खत्म हो चुकी हैं लेकिन चिड़ियाघर में मिलेंगी, तो उनको बोलेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वन से विलुप्त। ठीक है, फिर आप देखेंगे आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी जो वनों से विलुप्त होने वाली हैं, मतलब विलुप्त होने पर उन पर बहुत खतरा कि अब वो समाप्त हो जाएंगी अगर उनको नहीं बचाया गया। तो ऐसे आप देखोगे 9 कैटेगरी हैं जिसके तहत विलुप्त होने वाले जीव जंतुओं को रखा जाता है। देखो, विलुप्ति का मतलब क्या है? अगर कोई भी जीव अपने नेचुरल हैबिटेट पर, यानी अपने प्राकृतिक आवास पर, जैसे मान लो हर एक जीव का एक नेचुरल हैबिटेट होता है, यानी प्राकृतिक आवास होता है। अगर वो अपने प्राकृतिक आवास पर 15-20 साल तक नहीं देखा गया, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि उसके विलुप्ति का खतरा है। तो इसीलिए, और विलुप्त पशु पक्षियों की लिस्ट जारी करता है कौन? IUCN। इसे हम कहते हैं कौन सी बुक? रेड डाटा बुक कहते हैं। इसका मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब जरा एक चीज देखेंगे, स्विट्जरलैंड जो है वो कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, जरा आप ध्यान देंगे। देखिए, स्विट्जरलैंड आप देखेंगे मैप में, देखिएगा स्विट्जरलैंड, नोट करेंगे स्विट्जरलैंड कितने देशों के साथ बनाता है सीमा। तो देखो, ये है स्विट्जरलैंड, ऊपर है जर्मनी, फिर है फ्रांस, ठीक है, फिर है इटली, फिर है ऑस्ट्रिया। तो मतलब स्विट्जरलैंड यूरोप की एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो जर्मनी, फ्रांस, इटली
और ऑस्ट्रिया से सीमा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया, किससे? जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया से सीमा बनाता है। कौन? स्विट्जरलैंड। यहीं पर आईयूसीएन का मुख्यालय है। कहां पर? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में मुख्यालय है। जीएलएनडी, ग्लैंड में मुख्यालय है। ठीक है, अब जरा देखेंगे, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक और देश है, लिechtenstein। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के बीच में एक और लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है, उसका नाम बताएंगे आप। ठीक है, जितने पॉइंट हैं जीके के नाम से नोट करते चलिए, जीएस तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, आपको बताना है कौन सी है। तो स्विट्जरलैंड जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। यहीं पर आईयूसीएन का मुख्यालय है, जो कि रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। अब आप ध्यान देंगे, अब इस मुद्दे से संबंधित और बातें क्या हैं कि हमारे संविधान में भी जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, है ना, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके तहत डीपीएसपी आप जानते हैं, डीपीएसपी जो कि संविधान के भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है, 36 से 51 तक। उसी डीपीएसपी के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक आर्टिकल जोड़ा गया 48A, जो कहता है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वन और वन्य जीव का संरक्षण करे। क्या करे? संरक्षण करे, मतलब ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो मतलब ये 42वां अमेंडमेंट के तहत वन और वन्य जीव के संरक्षण की बात की गई है। तो अगर झारखंड ये काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी 48A के अंतर्गत आ सकता है, ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें कि आप ध्यान रखिए, वन और वन्य जीव का संरक्षण ये किस सूची में आता है? संघ सूची या समवर्ती सूची? कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मैं ही बता देता हूं, वन और वन्य जीव का संरक्षण ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि वन्य जीव के संरक्षण की बात भी किसमें की गई है? आर्टिकल 48 में। तो ये जो झारखंड कर रहा है गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट बनाना, या उत्तर प्रदेश में गिद्ध प्रजनन केंद्र खोले गए हैं एशिया का सबसे बड़ा, ये सब 48A के तहत ही हो रहा है। तो कितनी बातें मैंने बताई इसमें कि गिद्ध प्रजनन केंद्र एशिया का सबसे पहला कहां खुला? यहां पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। अभी चर्चा में झारखंड क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि यहां पर जो है झारखंड में खोला जा रहा है गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट, मतलब कि उन्हें ऐसा फूड प्रोवाइड किया जाए जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई गलत असर ना पड़े, क्योंकि आपको पता है डाइक्लोफेनेक दवा का असर क्या हुआ। फिर आपने देखा कि ये कहां खुला है? कोडरमा में। और कोडरमा किस लिए फेमस है? अभ्रक के लिए। किसके लिए फेमस है? अभ्रक के लिए कोडरमा जो है फेमस है। फिर मैंने बताया कि किस आर्टिकल के तहत जो है वन और वन्य जीव का आता है संरक्षण, 48A। तो एक पॉइंट से मैंने इतनी सारी बातें आपको जोड़ी हैं। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लूं, तब तक आप लोग उसको नोट कर लीजिए। क्या हुआ?
चलिए अब आप बताएंगे कि इंटरनेशनल वल्चर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। तो मेरा सवाल आपसे यह था कि अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप इस बात का जवाब देंगे। मैं कमेंट बॉक्स में आपका वेट करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस यानी इंटरनेशनल वल्चर कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पर गिद्धों को बचाने के लिए यह पहल की जा रही है। तो बहुत सारे पहल हुए जिसमें आपने इतनी बातें समझी। हाँ, अब आप ये समझिएगा कि होता क्या है कि क्यों टॉक्सिक जितने भी पॉइजनस जो है या जो मतलब ये केमिकल खेतों में और जानवरों में डाले जा रहे हैं, उसका इफेक्ट केवल गिद्धों पर ही नहीं हमारे ऊपर भी आ रहा है। इस घटना को हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। इस घटना को कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। तो समझेंगे क्या है बायो एक्यूमुलेशन। देखिए बायो एक्यूमुलेशन क्या है, इसको आप यूं समझिए कि ये बड़ी खराब चीज है। क्या है देखिए, इन फूड चेन द एनिमल्स एट द टॉप ऑफ फूड चेन आर अफेक्टेड मोस्ट सेवरली। कि होता क्या है, बायो एक्यूमुलेशन को हम कहते हैं जैव संचयन। क्या, जैव संचयन। जैव संचयन क्या होता है, इसको आप यूं समझिए कि जैव संचयन तब होता है जब कोई जीव किसी पदार्थ का अपचय या उत्सर्जन द्वारा नष्ट होने या समाप्त होने की तुलना में तेजी से अवशोषित करता है। देखो ये थोड़ा टफ वर्ड है, लेकिन मैं बता दूं ये होता क्या है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, जब भी आप किसी खेत में या पौधों में कोई केमिकल डालते हो तो वो केमिकल उन पौधों में इकट्ठा होता जाता है, यानी उस केमिकल की सांद्रता बढ़ जाती है। समझिए, अगर मैंने किसी पौधे में खाद डाला, कोई पेस्टिसाइड डाला, तो वो पेस्टिसाइड खत्म नहीं होता बल्कि उस पौधे में रह जाता है। बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। उसके बाद जब कोई जीव जंतु इसे खाता है तो ये केमिकल उस जीव में ट्रांसफर हो जाते हैं और उस जीव में भी वो इस केमिकल का अपघटन नहीं होता। मतलब वो केमिकल कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन वो जो दूसरा जीव उसको खाया है उसमें बढ़ता चला जाता है। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, जब फूड चेन में अगर आपने घास में केमिकल डालकर घास को ग्रो किया, अगर उस घास को हिरन खाता है तो हिरन में भी उस केमिकल का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है, और अगर हिरन को शेर खाएगा तो उसका इफेक्ट शेर में कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि मांसाहारियों पर बायो एक्यूमुलेशन का खतरा ज्यादा है, क्योंकि वो जो मांस खा रहे हैं वो किस प्योरिटी पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां बात मांसाहार या शाकाहार की लड़ाई नहीं है। शाकाहारियों पर भी बायो एक्यूमुलेशन का खतरा है, क्योंकि आजकल सब्जियों को भी केमिकली ग्रो किया जा रहा है। तो आप देखेंगे, जरा लिखा हुआ है, आप ये यहां पे आप पढ़ेंगे कि इन फूड चेन द एनिमल्स एट द टॉप ऑफ द फूड चेन आर अफेक्टेड मोस्ट। हाँ, लेकिन कुछ डाटा ये कहता है, चूंकि विवादित है, मैं यहां किसी शाकाहार या मांसाहार बनाम विवाद पे नहीं हूं, बस मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि फूड चेन में जो केमिकल एक्यूमुलेशन है माना जाता है जो फूड चेन में टॉप पर होते हैं। टॉप पर मतलब कौन, जैसे जो मांसाहारी लोग हैं उन पर इसका असर ज्यादा होगा। लेकिन यह विवाद का विषय है, शाकाहारियों पर भी हो रहा है इसका असर। तो आखिर ये जो गिद्ध खत्म हुए, जो डाइक्लोफेनेक दवा की वजह से खत्म हुए धीमे धीमे, वो कहीं ना कहीं उसका रीजन बायो एक्यूमुलेशन है। क्योंकि हमने गाय को दवा दिया या जानवरों को दवा दिया, उस दवा में था डाइक्लोफेनेक, वो डाइक्लोफेनेक इकट्ठा हुआ उस जानवर, क्योंकि डाइक्लोफेनेक वो चीज है जिसका अपघटन होता नहीं, वो बॉडी में पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो गिद्ध खाए तो गिद्धों में उसका कंसंट्रेशन और बढ़ गया और उनकी किडनी डैमेज हो गई। तो इन्हीं सबको देखते हुए अब सरकार, जो झारखंड की सरकार है, गिद्धों के लिए इस तरह का पहल शुरू किया है। तो मैंने आपको इतनी बातें बताई, ठीक है। तो इतनी बातों में आपने ये समझा कि ये मुद्दा क्या था, किस आर्टिकल में वन्य जीव संरक्षण की बात की। जरा मैं अपनी बातों को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, आप देख लीजिए मैंने क्या बताया। मैंने आपको यह समझाया कि गिद्धों के लिए जो सबसे पहला जो गिद्धों के लिए जो रेस्टोरेंट खुला जा रहा है वो कहाँ, झारखंड में खुल रहा है। ठीक है, कहाँ, कोडरमा में। और कोडरमा किस लिए फेमस है, अभ्रक के लिए फेमस है। कौन सा अभ्रक, रूबी अभ्रक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये
ये गिद्ध जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुके हैं। तो इंडेंजर्ड की लिस्ट कौन जारी करता है? आईयूसीएन। तो आईयूसीएन जो इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट जारी करता है उसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। फिर हमने बताया कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। स्विट्जरलैंड कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड सीमा बनाता है जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया के साथ। फिर मैं कह रहा हूं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा देश है? बहुत छोटा देश है। और आपको पता है स्विट्जरलैंड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी सी बॉर्डर को टच नहीं करती। आपके लिए क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में कौन सा छोटा सा देश है? ठीक है, बाकी ये ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड की सीमा किसको किसको टच करती है। हाँ, फिर मैंने बताया था कि ये जो है गिद्धों का जो गिद्ध समाप्त क्यों हुए? इसी डाइक्लोफेनेक दवा की वजह से समाप्त हुए। फिर मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एशिया का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र खोला गया, यानी कि मतलब एशिया फर्स्ट वल्चर रिप्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश इन यूपी। झारखंड की चर्चा में है क्योंकि अभी वो गिद्धों के लिए एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, और उसका मतलब क्या आप समझ ही गए हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि वन और वन्य जीव का किया जाएगा संरक्षण। तो मैंने कहा आर्टिकल 48 ये कहता है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वन और वन्य जीव का क्या करे? संरक्षण करे। आर्टिकल 48A किस अमेंडमेंट से जो जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे 42वां अमेंडमेंट था, उसके तहत जोड़ा गया, जो कि 1976 में था। फिर मैंने पूछा वन और वन्य जीव किस विषय के अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे सर वन और वन्य जीव कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, यानी स्टेट लिस्ट में नहीं आते बल्कि कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, मतलब इन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो मैंने इतनी बातें बताई, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए फिर छोड़ा है कि आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द इंटरनेशनल वल्चर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड। मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट करूंगा। तो आज ज्ञान गंगा की पहली सीरीज में मैंने ये बताया, ठीक है, और लास्ट में मैंने बताया कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। बायो एक्यूमुलेशन मतलब होता है जैव संचयन। जब हम किसी भी जीव जंतु यानी जब हम खेतों में या पौधों में हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, यानी पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो उस पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन फूड चेन में एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन बताया। और साथ में अब आप पर एक विवाद छोड़ता हूं, उस विवाद का हल आप बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि जैव संचयन का सबसे ज्यादा नुकसान शाकाहारियों को है या मांसाहारियों को। यह विवाद का विषय है, इसका निर्णय आप करेंगे। खोज के मुझे बताइएगा आइदर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन इज अफेक्टेड मोस्टली बाय द बायो एक्यूमुलेशन। बताना है कि क्या शाकाहारी या मांसाहारी इन दोनों में से कौन, विच ऑफ दीज टू इज मोस्टली अफेक्टेड बाय बायो एक्यूमुलेशन। तो 3 सवाल दिया कि आपको बता स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में कौन सा देश है। दूसरा सवाल मैंने दिया गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र गिद्ध संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और तीसरा सवाल मैंने आपको क्या दिया था, तीसरा मैंने क्या दिया है, क्या दिया मुझे याद नहीं, आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या था। ठीक है, तो तीसरा सवाल क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं शायद मैंने अभी दिया था, आप देख लेंगे रिपीट करके, तो आप उसका जवाब जो है आप दे दीजिएगा और मैं आपके इस सवाल का सारे आंसर। तो आज मैंने ज्ञान गंगा की सीरीज में मैंने बताया कि गिद्धों की क्या स्थिति है, आयुष्यन क्या है। तो आप अब ये सीरीज जारी रहेगी। बस इस सीरीज का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इस चीज को कॉपी पे नोट करेंगे। हाँ, तीसरा सवाल मेरा ये था कि जैव संचयन से सबसे ज्यादा खतरा किसको है, मांसाहारियों को है या शाकाहारियों को। यह जवाब आप देंगे, मतलब आइदर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन विच इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द बायो एक्यूमुलेशन। तो आप बताएंगे बायो एक्यूमुलेशन से सबसे अधिक नुकसान किसको है, शाकाहारियों को या मांसाहारियों को। तो तब मैं अगले क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस ज्ञान गंगा सीरीज को आप सफल बनाइए और इसी तरह हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।